सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के NRH प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। तो यहाँ पर जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई आपसे यहाँ पर पूछी गई है। क्या करोगे? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है कितने किलोमीटर? कितने किलोमीटर है? 869 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से समझ लेते हैं इसे राजस्थान के नक्शे के हिसाब से। ये उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व और पश्चिम दिशा। तो जो राजस्थान है इसके उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वह है 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। और जो इसमें अंतर है वो कितना है? 43 किलोमीटर का। दोनों में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वह है 869 किलोमीटर और दोनों में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से। राजस्थान का विकर्ण भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देख लेते हैं राजस्थान का विकर्ण। इसे भी नक्शे के हिसाब से समझ लेते हैं। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण और ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो राजस्थान की भी बताई थी मैंने आपको, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर। लेकिन विकर्ण पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की क्या लंबाई है। तो क्या करोगे? 784 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण लंबाई पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की क्या लंबाई है। तो 784 किलोमीटर। या फिर पूछा जा सकता है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की क्या लंबाई है। तो कितनी है? 850 किलोमीटर। कितनी है? 850 किलोमीटर। और इन दोनों में अंतर कितना है? ठीक है, ये कौन सी लंबाई है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण लंबाई। इस प्रकार से याद कर लीजिए आप कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की क्या लंबाई है। तो 850 किलोमीटर। और इन दोनों में अंतर कितना है? तो 66 किलोमीटर का इसमें अंतर है। ठीक है, तो विकर्ण भी पूछा जा सकता है और अंतर भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि दोनों विकर्णों में अंतर है तो 66 किलोमीटर का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि ताराबालू का स्तूप का विस्तार है। जो ताराबालू का स्तूप है इसका विस्तार आपसे पूछा गया है। ताराबालू का जो स्तूप है ये कैसे होते हैं? इनकी आकृति कैसी होती है? इस टाइप से इनकी आकृति होती है, तारे के समान इनकी आकृति होती है। इस प्रकार से इसका आकार होता है ताराबालू का स्तूप का। और जो ये ताराबालू का स्तूप का जो विस्तार है या फिर कह सकते हैं क्षेत्र, कहाँ पर फैला हुआ है? ये पोखरण, इसके अलावा मोहनगढ़, पोखरण, मोहनगढ़, सूरतगढ़, श्री गंगानगर। ठीक है, इसका क्या है? ये क्षेत्र इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में मोहनगढ़ भी दे रखा है हमें। ठीक है, पोखरण भी दे रखा है और सूरतगढ़ भी दे रखा है। तो कहाँ पर विस्तार है? हमारा जो राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3। ताराबालू का स्तूप कैसे होते हैं? तारे की समान आकृति होती है
और इसका क्षेत्र और विस्तार पूछा जाए तो पोखरण है, सूरतगढ़ है और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में इसका क्षेत्र या विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। यहाँ पर आपको सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर नदी उद्गम स्थल दिया गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या राइट आंसर आप करने वाले हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से जो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से काफी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, जो खारी नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है, बिजराल की पहाड़ी। खारी नदी का उद्गम है बिजराल की पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पूछा गया है। मेनाल जो नदी है इसका उद्गम स्थल है बिजोलिया, 2 और 3। गंभीरी जो नदी है इसका उद्गम है जावरा की पहाड़ी और मोरल नदी का उद्गम स्थल है चैनपुरा की पहाड़ी। तो हमारा जो राइट आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक क्लियर कि जो खारी नदी है इसका उद्गम क्या है, बिजराल की पहाड़ी और मेनाल नदी का उद्गम है बिजोलिया भीलवाड़ा। ठीक है, गंभीरी जो नदी है इसका उद्गम है जावरा की पहाड़ी। ठीक है, इसके अलावा जो मोरल नदी है इसका उद्गम स्थल है चैनपुरा की पहाड़ी। तो राइट आंसर 2, 3, 1 और 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 कि साबरमती नदी के बारे में असत्य कथन है। यहाँ पर गलत कथन आपको ढूंढना है। असत्य कथन कौन सा है देख लीजिए कि जो साबरमती नदी है इसका जो उद्गम स्थल है क्या दे रखा है, गोगुंदा की पहाड़ी। बिल्कुल सही है, साबरमती जो नदी का उद्गम है पदराला की पहाड़ी या फिर गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है और साबरमती की कुल लंबाई 45 किलोमीटर। बिल्कुल गलत, साबरमती जो नदी है इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 416 किलोमीटर। कितनी है, कुल लंबाई, कुल लंबाई की बात कर रही हूँ यहाँ पर कितनी है, 416 किलोमीटर, जबकि यहाँ ऑप्शंस में 45 किलोमीटर दे रखा है, गलत है ये। ठीक है, साबरमती की सहायक नदी दे रखी है मेशवा, माजम, हतमती, वाकल, ये वाला ऑप्शंस भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कि साबरमती नदी की सहायक कौन कौन सी नदी है, वाकल है, मेशवा है, हतमती है, माजम है, इसके अलावा मानसी। ठीक है, और साबरमती नदी का यहाँ पर समापन दे रखा है डी ऑप्शंस में कि खंबात की खाड़ी। बिल्कुल बात सही है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। असत्य कथन ही तो पूछा गया है यहाँ पर कि असत्य कथन है साबरमती नदी के संबंध में, तो बी ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिवार्ता के अनुसार CAW जलवायु वाले जिले हैं। बताइए क्या करोगे। पहले तो ये बताइए जो त्रिवार्ता है इन्होंने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है। राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। ठीक है, और जलवायु जो वर्गीकरण का आधार है, जलवायु वर्गीकरण का आधार, जलवायु वर्गीकरण का आधार वो किसे बताया है, वर्षा को। किसको बताया है, वर्षा को बताया है। और राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में उन्होंने विभक्त किया है, शुष्क जलवायु, इसके अलावा अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। नक्शे के हिसाब से पहले देख लेते हैं। ठीक है, नक्शे के हिसाब से ज्यादा आपको समझ में आएगा कि राजस्थान की जो जलवायु है उसको 4 भागों में किस प्रकार से इन्होंने विभक्त किया है। शुष्क जलवायु, इसके अलावा अर्ध शुष्क जलवायु और उप आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, यहां पर लिख देती हूँ शुष्क जलवायु। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। इसके अलावा उप आर्द्र जलवायु, कौन सी जलवायु, उप आर्द्र जलवायु तीसरे नंबर पर। ठीक है, और चौथे नंबर पर इन्होंने विभक्त की है अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में इन्होंने बांटा है और इनके लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया है वो भी देख लेते हैं, बी, डब्ल्यू और एच इसके लिए तो, और अर्ध शुष्क जलवायु के लिए BSH। ठीक है, और उप आर्द्र जलवायु के लिए CAW और अति आर्द्र जलवायु के लिए A और W। ठीक है, इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है।
अब देख लीजिए आप कौन सा यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा। इटली वार्ता के अनुसार CAW जलवायु वाले जिले हैं। क्या करोगे? CAW जलवायु वाले जिले हैं तो कौन सा होगा? भरतपुर और धौलपुर ही तो होगा। कौन सा होगा हमारा राइट आंसर? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। शुष्क जलवायु प्रदेश में तो कौन से जिले आएंगे? एक तो आएगा श्री गंगानगर और दूसरा आएगा जैसलमेर। श्री गंगानगर और जैसलमेर ये तो आते हैं शुष्क जलवायु में। अर्ध शुष्क जलवायु में राजस्थान के कौन से जिले आएंगे? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, बाड़मेर, बालोतरा, इसके अलावा जोधपुर, फलोदी, जालोर, पाली, शिवई। ठीक है, और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले आएंगे? जैसे कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर ये आते हैं उप आर्द्र जलवायु में। और अति आर्द्र जलवायु में आएंगे बारां, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर जिला। तो इस प्रकार से जिलों के नाम भी आपको वहां पर दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि ट्री वार्ता के अनुसार ये कौन सी जलवायु प्रदेश में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा डी ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। बताइए भाई, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था? यहाँ पर आपको तिथि दे दी गई है। बस यहाँ पर क्या दिया गया है? आपको तिथि दी गई है। जो खेजड़ली हत्याकांड है वे हुआ था 1730 में। खेजड़ली हत्याकांड ये कब हुआ था? 1730 में। और इसमें कितने लोग मारे गए थे? 363 लोग मारे गए। और उस समय जो जोधपुर के शासक थे वो कौन थे? जोधपुर के शासक का नाम बताइए। जिस समय यह हत्याकांड हुआ था उस समय जोधपुर के शासक का नाम भी पूछा जा सकता है। बताइए जोधपुर के शासक कौन थे? फटाफट दीजिए आंसर। अभय सिंह। कौन थे? अभय सिंह। जोधपुर के शासक का नाम था अभय सिंह। और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली जोधपुर में। और कौन सी तिथि को बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, तो खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था? ये भाद्रपद शुक्ल दशमी तिथि को हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दे रखा है ए ऑप्शन में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। बताइए ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कौन बताएगा? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इस दिन मनाई जाती है गंगा दशमी। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गंगा दशमी। और ये गंगा दशमी का जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? कामाडींग में। ठीक है, कब मनाई जाती है गंगा दशमी? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। इसके अलावा आश्विन शुक्ल दशमी को तो आप सभी जानते हैं कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दशहरा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि दशहरे का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेला भी लगता है और तेजा दशमी भी इसी दिन मनाई जाती है। ठीक है, चैत्र शुक्ल दशमी कौन बताएगा कि चैत्र शुक्ल दशमी को कौन सा मेला लगता है? फटाफट आंसर दीजिए। चैत्र शुक्ल दशमी इस दिन कौन सा मेला लगता है? तो इस दिन लगता है राम रावण मेला। कौन सा मेला लगता है? राम रावण मेला। और ये कहाँ पर लगता है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। कहाँ लगता है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में लगता है। ये याद कर लीजिए आप। ठीक है, इस प्रकार से छोटी छोटी जो बातें हैं उन्हें भी आप ध्यान में रखा करो। ठीक है, कि चैत्र शुक्ल दशमी को कौन सा मेला लगता है? राम रावण मेला। और राम रावण मेला निम्न में से कहाँ पर आयोजित होता है? तो बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए कि रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है ये निम्न में से किस शहर में है? कौन से शहर में स्थित है ये धनिया मंडी? तो ये स्थित है कोटा में। ठीक है, कौन से शहर में स्थित है? कोटा में स्थित है। और कोटा को आप सभी जानते हैं क्या कहलाता है? कोटा राजस्थान का कानपुर। क्या कहलाता है? ये कहलाता है राजस्थान का कानपुर या राजस्थान की औद्योगिक नगरी।
राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है? किसे? कोटा को। या इंद्रप्रस्थ नगर, कोटा को और किस नाम से जानते हैं? इंद्रप्रस्थ नगर, ठीक है। या फिर शिक्षा नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी कहलाती है कोटा, ठीक है। क्लियर कि राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का औद्योगिक नगर, राजस्थान की शिक्षा नगरी या इंद्रप्रस्थ नगर के रूप में जाना जाता है कोटा। जबकि अलवर ये कहलाता है राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है अलवर, ठीक है। क्लियर। और जोधपुर तो आप सभी जानते हैं नीला शहर, जोधपुर जाना जाता है नीला शहर के नाम से। और श्री गंगानगर ये तो आप सभी जानते हैं, श्री गंगानगर में सर्वाधिक क्या होता है? अन्न का उत्पादन होता है। और इस कारण ये कहलाता है क्या? राजस्थान का क्या कहलाता है? अन्नागार, ठीक है। क्या कहलाता है ये? राजस्थान का अन्नागार कहलाता है। देख लेते हैं, ये कहलाता है राजस्थान का अन्नागार, ठीक है। क्लियर। क्योंकि सबसे ज्यादा जो अन्न का उत्पादन है वो होता है श्री गंगानगर जिले में। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए कि राजस्थान राज्य भारत के कुल ऊन उत्पादन का लगभग रिक्तस्थान प्रतिशत उत्पादन करता है? कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन करता है? क्या करने वाले हैं? ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा, सोच समझकर आंसर दो। क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 8 में? अगर ऊन की बात करें हम, ऊन, तो जो ऊन है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की जो मंडी है वे कहां पर है? बीकानेर में, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऊन उत्पादन में स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है, ठीक है। या फिर एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी ये कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। या पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? दोनों में अंतर है भाई, ध्यानपूर्वक, कि सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला, क्वेश्चन को कैसे भी बनाकर दिया जा सकता है। ऊन उत्पादक, सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला, जिले का नाम बताइए। जोधपुर। क्या करोगे? जोधपुर। ये तो आपको सबको पता है कि जो सबसे बड़ी ऊन की मंडी है वे बीकानेर में है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दिया जा सकता है कि सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला पूछा जा सकता है तो जोधपुर। या फिर पूछा जा सकता है कि ऊन, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, एक क्वेश्चन और दिया जा सकता है आपसे, आपको यहाँ पर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये कहां पर है? कौन बताएगा? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये कहां पर है? तो ये है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। और जो इसकी स्थापना है, केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, इसकी जो स्थापना है वे की गई थी 1987 में। ये भी याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे क्या होगा? क्या पूछा है कि राजस्थान राज्य भारत के कुल ऊन उत्पादन का लगभग प्रतिशत उत्पादन करता है। कितना प्रतिशत उत्पादन करता है भाई? 47%। या राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला है जोधपुर। कौन सा जिला है? जोधपुर, ठीक है। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बताइए कि निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल डूंडार सर्किट में शामिल नहीं है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है कि डूंडार सर्किट में शामिल नहीं है? देख लीजिए, चारों ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने। आबानेरी, आबानेरी, चांदबावड़ी ये कहां पर है? दौसा, ये तो डूंडार सर्किट का भाग है, ठीक है, ये तो शामिल है डूंडार सर्किट में। पांडुपोल, पांडुपोल का जो मंदिर है ये कहां पर है? अलवर जिले में, ठीक है। इसके अलावा नाहरगढ़ आप सभी जानते हैं ये है जयपुर, और आमेर ये भी जयपुर में स्थित है। तो ये भी डूंडार सर्किट का भाग है और ये भी डूंडार सर्किट के। जबकि जो पांडुपोल है ये अलवर में स्थित है। और किस सर्किट का भाग होगा? ये अलवर सर्किट का भाग होगा ये, ठीक है।
अलवर सर्किट। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि डूंडार सर्किट में शामिल नहीं है पांडुपोल। राइट आंसर बी ऑप्शंस। और जो डूंडार सर्किट है ये राजस्थान का प्रथम सर्किट है। कौन सा सर्किट है? राजस्थान का प्रथम सर्किट। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का प्रथम सर्किट का नाम बताइए, तो डूंडार सर्किट। तो डूंडार सर्किट में आबानेरी दौसा भी आता है, नाहरगढ़ और आमेर ये भी जयपुर में स्थित है, ये भी डूंडार सर्किट में शामिल है। जबकि जो पांडुपोल है ये अलवर में आता है, और जो पांडुपोल का मंदिर है ये अलवर में है, और कौन से सर्किट में आएगा? अलवर सर्किट में आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वही सम्मिलित करें, यहाँ पर उद्योग दिए गए हैं आपको और केंद्रों के नाम दे दिए गए हैं। तो सम्मिलित करें उद्योग और केंद्र। वस्त्र के लिए कौन सा केंद्र प्रसिद्ध है, ये जाना जाता है। फिर सीमेंट का भी पूछा गया है यहाँ पर। इसके अलावा रसायन और इंजीनियरिंग। क्या करोगे? वस्त्र के लिए जाना जाता है, वस्त्र का जो केंद्र है वह है विजयनगर, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। सीमेंट के लिए जाना जाता है, आप सभी जानते हैं, मोड़क। 3 और 4, 3 और 4, ठीक है। इसके अलावा रसायन के लिए जाना जाता है गड़ेपान कोटा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। इसके अलावा इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है भरतपुर। तो हमारा जो राइट आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? कि वस्त्र का जो प्रमुख केंद्र है वो है विजयनगर। सीमेंट के लिए जाना जाता है मोड़क, ठीक है। रसायन के लिए गड़ेपान कोटा और इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है भरतपुर। तो राइट आंसर 3, 4, 2 और 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताइए कि कौन सा राज्य सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए आप कि सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर है कौन सा राज्य? तो राजस्थान राज्य, ठीक है। सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसके अलावा बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगर हम बात करते हैं सरसों की, तो सरसों को जाना जाता है पीला सोना। सरसों को जाना जाता है किस नाम से? पीला सोना के नाम से। और जो सरसों है इसका होता है सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में? सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? इसका अलवर। यानी सरसों का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है अलवर में। या फिर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये है सेवर भरतपुर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी कब? 1993। क्लियर? कि सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला है अलवर और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शेवर भरतपुर में है, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। और सरसों में इसके अलावा बताइए कौन सा रोग पाया जाता है? यहाँ पर रोग का नाम बताइए। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सरसों में किस प्रकार का रोग पाया जाता है? कौन बताएगा? किस प्रकार का रोग पाया जाता है सरसों में? चेपा। इस प्रकार का चेपा नामक रोग इसमें पाया जाता है। और राजस्थान को सरसों प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान का सरसों उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। जबकि गुजरात का प्रथम स्थान किसमें है? मूंगफली में, ठीक है। मूंगफली का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वह गुजरात है और मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 12 कि राजस्थान से न्यूनतम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है? ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि राजस्थान से न्यूनतम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला पूछा जा रहा है आपसे। पाकिस्तान का जिला कौन सा है? कौन सा है? घोटकी। राइट आंसर सी ऑप्शन। और राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं? बताइए राजस्थान के कितने जिला पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं? 5 जिले। और कौन कौन से हैं? 5 जिलों के नाम भी बता दीजिए जो सीमा बनाते हैं। एक तो हो गया श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो 5 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? श्रीगंगानगर, इसके अलावा बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, इसके अलावा बाड़मेर। ये 5 जिले हैं राजस्थान के,
जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि पाकिस्तान के कितने जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, बताइए। पाकिस्तान के कितने जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं? तो 9 जिले हैं। कितने जिले हैं? 9 जिले। अब 9 जिलों के नाम भी बता दीजिए आप, कौन बताएगा? पाकिस्तान के वो 9 जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, तो उनके नाम बता दीजिए। एक तो है कौन सा? बहावल नगर, याद कर लीजिए। बहावल नगर, बहावलपुर, या फिर रही मयार खा, रही मयार कहा, या फिर घोट की, खेरपुर, उमरकोट, इसके अलावा सुक्कर, कौन सा जिला? शुक्कुर, संघर और थार परकर, 9वां जिला है थार पारकर। ये पाकिस्तान के वो 9 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से याद होना चाहिए आपको कि राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, नाम भी याद होना चाहिए, और उस प्रकार से पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं उनके भी नाम आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे कम सीमा बनाता है घोट की। ठीक है, या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13। बताइए कि राजस्थान की निम्न में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल हाथ व कपड़े का ही उपयोग किया जाता है? ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है, बताइए, जिसमें ब्रश का उपयोग तो किया ही नहीं जाता, यानी हाथ और कपड़े का ही उसमें उपयोग किया जाता है? कौन बताएगा? कजली पेंटिंग्स, राइट आंसर डी ऑप्शंस होगा। और जो ये कजली पेंटिंग्स है, ये आप बताइए कपड़े पर की जाती है या फिर कागज पर की जाती है? कौन बताएगा? जो कजली पेंटिंग है ये किस पर की जाती है, कपड़े पर की जाती है या फिर कागज पर की जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए कागज। किस पर की जाती है? कागज पर की जाती है। ठीक है, और कागज पर जो चित्रण किया जाता है यानी इसे कहते हैं बसली चित्रण। बसली चित्रण भी बोल सकते हैं इसका, बसली चित्र या बसली चित्रण भी बोल सकते हैं। तो जो कजली पेंटिंग है ये की जाती है कागज पर। जबकि आप जानते हैं फड़ और पिछवाई, इनका संबंध है, फड़ का संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से है, ठीक है, और पिछवाई का संबंध नाथ द्वारा राज संबंध से है। और किस पर की जाती है? ये कपड़े पर। यहां से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, देख लेते हैं। पूछा जा सकता है कि फड़ का संबंध कौन से जिले से है? शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, या फिर पूछा जाता है कि पिछवाई, कई बार क्वेश्चन यहां से छप कर आता है, पिछवाइया, इसका संबंध है नाथ द्वारा राज संबंध। कौन से जिले से? नाथ द्वारा राज संबंध। और दोनों ही किस पर की जाती है? ये की जाती है दोनों ही किस पर? कपड़े पर। कपड़े पर इस पर चित्रण किया जाता है। जबकि जो कजली पेंटिंग्स है वो की जाती है कागज पर। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 कि दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? दधिमती माता का मेला कौन बताएगा? कहाँ पर आयोजित होता है दधिमती माता का मेला? गोठ मांगलोद। कहाँ पर लगता है? गोठ मांगलोद, नागौर। और जो दधिमती माता का मंदिर है ये बताइए कौन सी शैली में निर्मित मंदिर है? क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनकर सकता है कि दधिमती माता का मंदिर किस शैली में निर्मित है? कई बार बताया है मैंने आपको। क्या करोगे यहाँ पर, बताइए क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि दधिमती माता का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित मंदिर है ये, प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित मंदिर है। और जो दधिमती माता है ये किसकी कुल देवी है? कौन बताएगा कि दधिमती माता किसकी कुल देवी है? तो यह है दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी। याद कर लीजिए, दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी। ठीक है, क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी है तो दधिमती
माता, और जिनका मंदिर कहाँ पर है, गोट मंगलोर नागौर में है। किस शैली में निर्मित मंदिर है, तो प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित मंदिर है। राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 15 कि कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे क्या पूछा है, अच्छा गद्यकार भी हा, यानी कौन से जो रचनाकार हैं वे अच्छे कवि के साथ एक अच्छे गद्यकार भी हैं, ये पूछा गया है यहाँ पर। अच्छा गद्यकार भी है, चार ऑप्शन है आपके सामने, तो वो है शिवदास गाड़न। और शिवदास गाड़न की कोई रचना बता दीजिए कि शिवदास गाड़न के द्वारा कौन सी रचना की गई है, तो इनकी प्रसिद्ध रचना है अचलदास खींची वचनिका। अचलदास खींची वचनिका, इस प्रकार से आपको यहाँ पर नाम भी दिया जा सकता है कि अचलदास खींची वचनिका की रचना किसके द्वारा की गई है, शिवदास गाड़न के द्वारा। तो क्या है, एक अच्छे गद्यकार भी है शिवदास गाड़न। जबकि कर्णिदान इनके द्वारा जो प्रसिद्ध रचना है वह है सूरज प्रकाश। कि सूरज प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई है, कर्णिदान के द्वारा। या विजय मेहता की प्रमुख रचना कौन सी है, तो बातारी फुलवारी। कई बार पूछा जाता है कि बातारी फुलवारी प्रसिद्ध रचना है किसकी, या फिर उलझन। इसके अलावा दुविधा, पहेली, ये भी विजयदान देता की प्रमुख रचना है। दलपति जो विजय, इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। दलपति विजय की प्रसिद्ध रचना का नाम बता दीजिए। कौन बताएगा, खुमान रासो। खुमान रासो की रचना की है, खुमान रासो। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से राजस्थानी भाषा में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई राजस्थान में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में क्या पूछा है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चार ऑप्शन है आपके सामने, तो वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, 3 बताइए। एक तो है पहले नंबर पर रणथंभौर, रणथम, ठीक है। दूसरे नंबर पर है केवलादेव। कौन सा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरे नंबर पर है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हैं कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कोटा और झालावाड़ में स्थित है। तो राजस्थान का यहाँ पर प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है। इसके अलावा जोगी महल और नवलखा दरवाजा के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 कि बीसल देव राशों में कौन सा कुणसो रस प्रधान है। यहाँ पर आपको रस के नाम दिए गए हैं, 4 ऑप्शन से। कुणसो रस प्रधान है, बीसल देव राशो। क्या करोगे, पहले तो बताइए जो बीसल देव राशो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है। बीसल देव राशो की रचना किसके द्वारा की गई है, नरपति नाला। बीसल देव राशो की रचना की है नरपति नाला। और बीसल देव राशो में किसकी जानकारी मिलती है, तो इसमें जानकारी मिलती है विग्रहराज चतुर्थ। किसकी, विग्रहराज चतुर्थ और राजमती एवं राजमती के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। यहाँ पर आपसे रस पूछा गया है कि इसमें कौन सा रस है, तो इसमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस। कौन सा रस, श्रृंगार रस। ठीक है, और कैसा काव्य है ये, तो प्रेम। काव्य भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का काव्य है, तो प्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर रस पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि बीसल देव राशों में किसकी जानकारी मिलती है, तो या फिर किसकी जानकारी देता है, तो विग्रहराज चतुर्थ और राजमती। ठीक है, किस प्रकार का रस है, तो श्रृंगार रस है। किस प्रकार का काव्य है, तो प्रेम पर आधारित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आगे बढ़े। 18 कि पन्नाधाय ने रिक्तस्थान के जीवन को बचाया था। पन्नाधाय
ये तो आप सभी जानते हैं। पन्नादाय ने किसके जीवन को बचाया था? उदय सिंह के, ठीक है, राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था। और पन्नादाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? त्याग और बलिदान की मूर्ति, त्याग व बलिदान की मूर्ति भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि त्याग और बलिदान की मूर्ति कहा जाता है पन्नादाय को। और पन्नादाय ने उदय सिंह की रक्षा की थी किससे? बनवीर से, ठीक है, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। जबकि मारवाड़ की जो पन्नादाय है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मारवाड़ की पन्नादाय किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गोरादाय को। मारवाड़ की पन्नादाय गोरादाय को कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बताइए भाई कि राजस्थान में चुनी और बारिश शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? यहाँ पर आभूषणों के नाम आपको दिए गए हैं। चुन्नी और बारी पूछा गया है, चुन्नी और बारी इस शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? क्या करोगे? चुन्नी और बारी कहाँ पर पहने जाते हैं ये आभूषण? तो ये आभूषण है नाक के। कहाँ पर पहने जाते हैं? नाक पर। इसके अलावा और बताइए नाक पर कौन से आभूषण पहने जाते हैं? कौन बताएगा? बताइए नाक पर पहने जाने वाले आभूषण। एक तो पहनी जाती है नाक पर नथ, इसके अलावा बेसरी, इसके अलावा काटा, चुन्नी, चोप, या फिर आपको दिया जा सकता है भोगली या फिर फेणी। ये जो सारे आभूषण हैं या फिर बारी, ये कहाँ पर पहने जाते हैं? नाक के आभूषण हैं। जबकि कान पर तो कौन से आभूषण पहने जाते हैं? झेला, झमेला, पीपल पन्ना, पीपल पन्ना, इसके अलावा अंगोटिया या फिर टोटी या फिर कोकरू, ये कहाँ पर पहने जाने वाले आभूषण हैं? कान पर, ठीक है। इसके अलावा सिर पर रकड़ी, बोरला, इसके अलावा मेमंद या फिर टीका या फिर टीकड़ा या फिर मांग, शीश फूल और माथा पट्टी या फिर गोफड़, ये कहाँ के आभूषण है? सारे सिर के आभूषण हैं, ठीक है। या फिर दे रखा है गले में। बताइए कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? कोई दो आभूषण के नाम बता दीजिए जो गले में पहने जाते हैं। क्या करने वाले हैं भाई? बताइए गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो गले में पहने जाते हैं पोत, इसके अलावा हाकर, सरी, आड़, ठुशी, इसके अलावा मादलिया, तिमणिया, और बताइए तुलसी या फिर कंठी। कौन सा आभूषण? कंठी या फिर कंठेश्री, कंठेश्री, कंठमाला, कंठमाला, चंदनहार, चंदनहार, चंपाकली, चंपाकली या फिर मंगलसूत्र, मंगलसूत्र या फिर पंचलड़ी, पंचलड़ी। ये आभूषण सारे कहाँ के हैं? गले के आभूषण। तो कोई भी आभूषण का नाम आपको यहाँ से उठाकर दिया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। आभूषण वाला टॉपिक भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शंस। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। चार ऑप्शन है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है उस दुर्ग को क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग। क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। बस इतना याद कर लीजिए, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। अब पारिक दुर्ग का उदाहरण बता दीजिए आप मुझे। कोई पारिक दुर्ग का उदाहरण बताएगा कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो चारों ओर से खाई से घिरा हो? तो लोहागढ़, ठीक है। लोहागढ़ का किला आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? भरतपुर में। ये पारिक दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। जबकि पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? कि ऐसा दुर्ग
जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हो, ठीक है। और एरण दुर्ग किसे कहते हैं कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर पथरीले और कांटेदार रास्ते से घिरा हो। या फिर धानवन दुर्ग किसे कहते हैं कि ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हो, ठीक है। तो धान दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण तो है सोनारगढ़ का किला, और एरन दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है रणथंभौर किला, और पारित दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण कुंभलगढ़ का किला, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो आज के सेशन को तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।